जो स्ट्रेंथ होती है वो जब इस्तेमाल होती है किसी टारगेट को अचीव करने में, तो वो स्ट्रेंथ और मजबूत होती है। हमारी वो विशेषता, हमारा गुण वो और मजबूत होता है। और इस प्रोसेस में हमें एक अंदर से खुशी मिलती है, जिसको आप केवल जॉय नहीं कहेंगे, वो हमारी हैप्पीनेस है। अब कल भी हम लोगों ने बात किया था, एक दिन और पहले बात किया था कि आखिर ये पॉजिटिव इमोशंस किस लिए? क्या पॉजिटिव इमोशंस सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें प्लेजेंट फील हो, या कि वो थोड़ा और आगे बढ़े, इस प्रकार से वो हमारी पॉजिटिविटी आगे बढ़े कि वो मेरा विकास करे, मेरा उत्थान करे, मैं ऊपर उठूं, अपवर्ड हम जाएं, अपवर्ड स्प्रिंग हमारे स्पाइरल एक ऊपर की ओर हमारा हो, जिसे हम हिंदी में उसके लिए शब्द इस्तेमाल करते वर्तमान, मतलब जिसमें वृद्धि होती रह रही है, वो प्रोसेस हमारा हो। तो इस हैप्पीनेस को मार्टिन सेलिगमैन ने काफी पहले एक बुक मार्टिन सेलिगमैन ने लिखी, और उस बुक का टाइटल ही है ऑथेंटिक हैप्पीनेस। हालांकि आगे मैं पढ़ रहा हूँ तो ये दिखलाई पड़ा, उन्होंने टाइटल कुछ और सोची थी बुक की। पब्लिशर को लगा कि उस टाइटल के साथ फ्लो या कुछ ऐसी टाइटल अगर हम रखते हैं तो इस टाइटल के साथ किताब बहुत अच्छी नहीं बिकेगी। सो द पब्लिशर इंसिस्टेड कि वर्ड इस प्रकार से रखा जाए, तो वो ऑथेंटिक हैप्पीनेस बताने की वो कोशिश करते हैं। अब देखिए, हैप्पी तो कभी हम लोग इस बात से भी हो जाते हैं कि बहुत बढ़िया खाना खाया, हैप्पी इस बात से भी हो जाते हैं कुछ लोग कि आज 2 के बजाय 4 ड्रिंक या जितना मनमाना करना चाहा उतना ड्रिंक पी लिए, पी करके वहीं बेहाल हो गए तो भी फर्क नहीं पड़ता, बट दे फेल्ट हैप्पी, दे फेल्ट एक्सटेसी, तो वो भी एक हैप्पीनेस हो सकती है। लेकिन ये जो हैप्पीनेस है, ये हैप्पीनेस हमें हमारी लाइफ की वेलबींग में कंट्रीब्यूट नहीं करता। लॉन्ग टर्म में हमारा जीवन अच्छा हो, इस दिशा में ये हैप्पीनेस हमारी सहायता नहीं करता। तो जरूरत ये है कि हम हैप्पीनेस को अच्छे रास्ते से ले आए, जिससे कि हमारा बढ़ाव एक अच्छे डायरेक्शन में हो। पॉजिटिव इमोशन के 10 फॉर्म हम लोग बात कर चुके हैं, और ये एक हम लोग बात कर चुके हैं कि ये पॉजिटिव इमोशंस जब हम एक्सपीरियंस करते हैं, और एक्सपीरियंस करने के लिए कुछ तो हमें पॉजिटिविटी कल्टीवेट करनी है, हमें उन मोमेंट्स के साथ अपने को जोड़ना है जहां की हमें ये पॉजिटिव इमोशंस एक्सपीरियंस होते हैं, जहां की जॉय की फीलिंग आती है, ग्रेटिट्यूड की फीलिंग आती है, एम्यूजमेंट होता है, प्राइड की फीलिंग है, तो ये लव है। ये सारे इमोशंस जब एक्सपीरियंस होते हैं तो हमें पॉजिटिविटी आती है। और अभी हम लोगों ने 1-2 दिन पहले बात किया कि आखिर पॉजिटिविटी किस लिए? क्या केवल इसलिए कि हमें अच्छा फील हो रहा है, या कि हमारी लाइफ की वेलबींग में, हमारी वेलबींग में वो कंट्रीब्यूट करेगा? तो मार्टिन सेलिगमैन ने पहले बात किया ऑथेंटिक हैप्पीनेस की। आज हम लोग उससे भी आगे फ्लरिश की बात करेंगे, फ्लरिश क्या है। लेकिन जब उन्होंने ऑथेंटिक हैप्पीनेस की बात किया, तो ऑथेंटिक हैप्पीनेस प्रमाणिक खुशी, प्रमाणिक प्रसन्नता, या कहे कि आनंद, वो आनंद की अनुभूति होने में क्या क्या उसमें शामिल है। तो पॉजिटिव इमोशन, उसको अब रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि उस पर 2 दिन पूरा हम लोग काम किए हैं। तो पॉजिटिव इमोशंस हमें ऑथेंटिक हैप्पीनेस की ओर ले जाता है। इसके अलावा 2 और तरह की बातें उसमें शामिल करनी होंगी। एक तो है एंगेजमेंट और दूसरा मीनिंग।
तो जब अभी एग्जाम्पल दे रहा था कि कोई कुछ पैक शराब के लेकर के कुछ समय के लिए वो गुड फील करता है, लेकिन उस गुड फीलिंग में वो अपनी स्ट्रेंथ को इंगेज नहीं कर रहा है। उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है, जो उसकी अच्छाइयां हैं, जो उसकी मजबूती है, उसका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा। तो उनकी लाइफ की जो वेलबीइंग है, उनके जीवन में जो कुशल क्षेम की दशा आनी है, मतलब फिजिकल, मेंटल, सोशल, हेल्थ, और हम सोसाइटी को भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, अपनी लाइफ को भी आगे ले जा रहे हैं, ये बातें उस प्रोसेस में नहीं होती है। तो पॉजिटिविटी या पॉजिटिव इमोशन एक्सपीरियंस करने के अलावा जो दूसरी बात चाहिए वो है इंगेजमेंट। अब इंगेजमेंट मतलब कुछ हम ऐसा काम कर रहे हो कि उस काम में हम पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो। एक और वर्ड यूज होता है वहां, इन द फ्लो, एक्सपीरियंसिंग द फ्लो, मतलब किसी काम को करने में इतना लीन हो जाना, इतना डूब जाना कि वो काम ही उस समय मजा दे रहा होता है। वो काम किसी दूसरे उद्देश्य से नहीं, इसलिए नहीं हम इंगेज अपने को कर रहे हैं कि वो इंगेजमेंट इसलिए नहीं कि उससे हैप्पीनेस मिलेगी। इंगेजमेंट इसलिए हम नहीं करते हैं जो इंगेज होते हैं कि उससे उनको गुड फील होगा। उनको उस उद्देश्य को रख के नहीं करते हैं, बस वो अपने आप को इंगेज करते हैं और इस प्रकार से उसमें इंगेज हो जाते हैं कि उनको उसमें इतना मजा आने लग जाता है कि बाकी सब कुछ भूल जाता है। तो ये कह सकते हैं कि जब हम इंगेज होते हैं, जब हम व्यस्त होते हैं, इस प्रकार से फ्लो में आते हैं, तल्लीन होते हैं, तो एक्चुअली हमारे अंदर थॉट और फीलिंग एब्सेंट हो जाती है, उसकी कोई जगह नहीं रहती है। हम केवल वो काम कर रहे होते हैं और उसमें आनंद पा रहे होते हैं, उसमें एकदम तल्लीन हो जाते हैं। हिंदी का वर्ड तल्लीन आप ज्यादा बेहतर समझ रहे होंगे। तो एंगेजमेंट का अनुवाद तल्लीन नहीं बनेगा, फ्लो का अनुवाद भी हम प्रवाह कह सकते हैं, लेकिन जो उसका अर्थ है हम हिंदी में शब्द अगर उसके लिए प्रयुक्त करें तो मुझे उसमें लगता है कि तल्लीन हो जाना, एकदम उसमें डूब जाना। और जब हम किसी काम में डूब जाते हैं तो खाना पीना, दुख दर्द को ना कोई थॉट होता है, ना कोई फीलिंग होती है, बस हम उसमें डूबे होते हैं और डूबने का एक आत्मिक आनंद हम प्राप्त कर रहे होते हैं। इसमें हमारे अंदर सब्जेक्टिव वेलबीइंग की फीलिंग आती है, व्यक्ति को अपने आप को लगता है कि हम बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, और ये हमारे फिजिकल और मेंटल हेल्थ को कंट्रीब्यूट करता है। अब मेरे अपने निजी जो अनुभव है, अगर किसी समय स्टमक अपसेट रहता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाए, डाइजेशन ठीक से नहीं हो पा रहा है, तो मेरा जो अपने लिए फार्मूला है, मे नॉट बी नेसेसरी कि औरों पर भी वही अप्लाई करें, बट all of us can find out their signature strength and their way to feel engaged। तो मुझे ये कि अगर रात के 8 बजे 9 बजे के बाद 1-2 घंटा ढंग से पढ़ने में, या दिन में भी अगर 1-2 दिन 4 दिन बहुत तल्लीन होकर के कुछ पढ़ने लिखने का काम करता हूँ, always the stomach upset is gone, the constipation is gone। क्योंकि हम तनाव से राहत पा चुके होते हैं, उसमें इतना लीन हो जाते हैं कि हमारे पास अब कुछ और निगेटिव फीलिंग ले करके स्ट्रेस में होने की गुंजाइश नहीं रह जाती है, जो कि हमें कॉन्स्टिपेशन क्रिएट कर रहा होता है। सो ऑल ऑफ यू में सर्च आउट कि किन बातों में आप इंगेज हो सकते हैं और कहां से आपको ये बेनिफिट्स मिल सकती है। तीसरा फैक्टर रिलेशनशिप, पॉजिटिव रिलेशनशिप लोगों के साथ। अब पॉजिटिव रिलेशनशिप में ये भी फैक्टर हम ले सकते हैं कि ये मतलब का रिलेशनशिप नहीं है, ये सबऑर्डिनेट और जूनियर का नहीं है,
ये दाता और लेने वाला जो प्राप्त करता है उसका रिलेशनशिप नहीं है। एक रिलेशनशिप है, संबंध है जिसको कि हम इंजॉय करते हैं। वो रिलेशनशिप हमारे सोसाइटी में स्ट्रेंथ देती है क्या कि ये रिलेशंस, सोशल रिलेशंस स्ट्रेस बस्टर का काम करते हैं, हमें तनाव से मुक्त करते हैं। अभी कल भी हम लोग बात कर रहे थे जब हाउ टू इंक्रीज पॉजिटिविटी एंड डिक्रीज नेगेटिविटी, वहां भी आया था टू कनेक्ट विद नेचर एंड टू कनेक्ट विद पीपल। तो जब लोगों से हम जुड़ते हैं और मतलब से नहीं, मतलब मैं जुड़ रहा हूं तो मेरा कोई मतलब नहीं है, और सामने वाले का मतलब भी हो तो भी हम उसको उस दृष्टि से नहीं देख रहे हैं, हम उसको एक सच्चे सामाजिक संबंध के स्तर पर उस व्यक्ति को देख रहे हैं। तो वैसी हाल में जो रिलेशनशिप बनता है वो हमें एक अच्छी फीलिंग देता है, अनुभूति होती है। और ये जैसा कि हाँ, इस रिलेशनशिप में एक बात ये होती है कि ये हमारे लिए पॉजिटिव स्ट्रेस का एंटीडोट का काम करता है। ऑथेंटिक हैप्पीनेस में पॉजिटिव इमोशन है, एंगेजमेंट है। तीसरा जो उसका फैक्टर है, यहां तो हम आज 5 फैक्टर को काउंट करने वाले हैं, लेकिन शुरुआत में जब मार्टिन सेलिग्मैन ने बात किया ऑथेंटिक हैप्पीनेस की, तो बात किया पॉजिटिव इमोशन की, एंगेजमेंट की, और तीसरी बात किया मीनिंग की। मीनिंग इन लाइफ, मीनिंगफुलनेस। हमारा जीवन किस लिए, हमारे जीवन का पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है, मैं क्यों हूं। तो हमें अपने होने का अर्थ पाने की बात महत्वपूर्ण होती है। इसमें और गहराई से मीनिंग को समझने के लिए आप सभी बुक यूज कर सकते हैं। मीनिंग पर बुक है विक्टर ए फ्रैंकल का, जो सभी मनोरोगों के उपचार के लिए ही लाइफ में मीनिंगफुलनेस क्रिएट करने की बात करते हैं। फ्रैंकल की स्थिति यह है कि वो नाजी शासन में कैद किए गए, he was a psychiatrist treating mentally ill people, और चूंकि वो एक क्लिंजिंग की बात हिटलर कर रहा था, जो उनकी जात के नहीं थे, जिसको हम नाजीवाद कहते हैं, उन सबको समाप्त करने का, सोसाइटी में क्लिंजिंग हो जाए, उसके आगे की बात आज की सोसाइटी के लिए कहना थोड़ा सा बहुत अच्छा नहीं रहेगा। लेकिन वो, उनकी पत्नी, उनके माँ बाप और ये ट्रेनों में मालगाड़ी जैसे डब्बों में बंद करके ले जाए जाते हैं। उनके शासन में कंसंट्रेशन कैंप थे जहां पर इनको इकट्ठा करके रखा जाता था, और जो सबसे खतरनाक कंसंट्रेशन कैंप था आशुर का, फ्रैंकल को वहां रखा गया। और वहां पर भी 2 कंसंट्रेशन कैंप थे। एक तरफ वो लोग रखे जा रहे थे जो देश से थोड़े दूर देते थे, दूसरी तरफ महिलाओं को और कमजोर लोगों को भेज दिया जा रहा था जो फिजिकली यूजफुल नहीं थे। और दूसरी तरफ जाने का अर्थ ये मान लिया जाता था कि अब अगले 1-2 दिन के अंदर ये लोग गैस चैम्बर के अंदर डाल करके मार डाले जाएंगे। बहुत लंबा समय उनका ऐसे कंसंट्रेशन कैंप में बीता था। वो अपने आप को यूजफुल दिखाने के लिए यहां तक करते थे कि शीशे के टूटे हुए टुकड़ों से अपनी शेविंग करते थे, जिससे कि थोड़ी यंग दिखने की कंडीशन बने। और इनको काम क्या करना होता था, बर्फीले रास्तों से गुजर करके रेलवे लाइन के निर्माण के लिए वहां पर गिट्टी डालना, स्लैब डालना, पटरियां ढोना, ये काम लिया जा रहा था। और ये लगातार थे कि इस सफरिंग में भी एक मीनिंग है। तो वो कई तरह की मीनिंग की बात करते हैं।
हमारी सबसे अच्छी मीनिंग क्रिएट होती है जब हम कुछ क्रिएट करते हैं, कुछ हम रचना करते हैं, रचते हैं, तो उसमें हमें अपने होने का मतलब होता है। हमने सोसाइटी में लोगों के लिए कुछ किया, ये एक प्रकार से अल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर से जुड़ जाता है। तो दूसरों के लिए जीना, लोगों के दुख दर्द को दूर करना। कुछ दिन पहले अभी बात किया था कैलाश सत्यार्थी की, जो एक एग्जाम्पल सामने है। ऐसे सैकड़ों हजारों लोग हैं, लाखों लोग हैं जो अपने लाइफ में मीनिंग खोज लेते हैं। मैं क्यों? कुछ नहीं है तो हमारे देखिए कि परिवारों में, अपने इंडियन कल्चर में जो हमारी थर्ड जनरेशन होती है ऊपर, ग्रैंड पेरेंट्स की, जब उनके ग्रैंड चिल्ड्रन हो जाते हैं तो उनको एक मीनिंग मिल जाती है। अब इसके लिए जीना है, अब इसको बड़ा करना है। वो सोचते हैं कि अरे जो है इस ग्रैंड डॉटर की शादी कर लें, इस ग्रैंड सन की शादी कर ले, उसका बहू का मुंह देख ले, तब हम जो है इस दुनिया से प्रस्थान करेंगे। तो एक मीनिंग वो खोज ले रहे हैं कि इसकी खातिर हमें जीना है। लाइफ क्यों है? तो उनके सामने एक ये इस तरीके से है। हमारे आपके लिए कई तरह से ये मीनिंग हो सकती है। हम और पढ़ते जानते रहें और कुछ नया रिसर्च करते रहें, कुछ क्रिएट करते रहें, संस्थाएं बनाते रहें। तो क्रिएशन में एक मीनिंग है। फ्रैंकल कहते हैं कि सफरिंग में भी एक मीनिंग है कि हम अगर हम सफर कर रहे हैं तो उसमें भी एक मीनिंग है। ऊपर वाले ने शायद हमें एक माध्यम बनाया है उस व्यक्ति की यातना को बर्दाश्त करने के लिए, और ये मैं माध्यम बनूंगा क्योंकि जब भी यातनाएं दी जाती है, ये यातनाई, ये जो क्राइम करने वाले होते हैं उनका अंत होता है। वो चाहे रावण का अंत हो, चाहे हिटलर का अंत हो। ये जो क्राइम कर रहे होते हैं, ये कारण बनता है उनके समाप्ति का। माध्यम मैं नहीं बनूंगा, मैं केवल सफर करके माध्यम बनूंगा। मैं केवल उस पीड़ा को सह करके माध्यम बनूंगा कि ये पनिशमेंट मेरी सफरिंग की वजह से उस तक पहुंचेगा। तो मार्टिन सेलिगमैन का ऑथेंटिक हैप्पीनेस के बारे में जो डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन में ये एक चीज यहां पर ध्यान दें कि जो ये पॉजिटिविटी है, एंगेजमेंट है, मीनिंग है, ये अपने आप में एक थिंग है, लाइक ए थिंग, एक चीज है, एक बात है। हैप्पीनेस उस कंपैरिजन में एक वन थिंग नहीं है। इट इज मेड अप ऑफ मेनी थिंग्स। इट इज ए कंस्ट्रक्ट। उसके अंदर कई एलिमेंट्स हैं। इसका अलग से मेजरमेंट नहीं किया जा सकेगा। अगर हम हैप्पीनेस मेजर करने चलेंगे तो देखेंगे कि व्यक्ति के अंदर पॉजिटिव इमोशंस है कि नहीं, वो तल्लीन है कि नहीं, उसको लाइफ में मीनिंग है कि नहीं। अगर ये सब वो एक्सपीरियंस कर रहा है, तब हम कहेंगे कि हाँ, उसके पास ऑथेंटिक हैप्पीनेस है। फिर कुछ और सालों तक बहुत सारे जो रिसर्चेस हो रहे थे, उनसे जुड़ते हुए फिर ये आगे बढ़ते हैं तो रिलेशनशिप की बात करते हैं कि यह भी हमारी वेलबीइंग में कंट्रीब्यूट करता है। तो एक्चुअली ये थियरी है, थियरी ऑफ वेलबीइंग। तो हमारी फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबीइंग आप जोड़ सकते हैं। हमारी स्पिरिचुअल वेलबीइंग ये कहां से आएगी, कैसे आएगी? तो ये 5 फैक्टर्स हैं। परमा, PERMA, P for positivity, E for engagement, R for relationships, M for meaning, and A for accomplishment God achievement. तो 3 की बात हम लोग कर चुके हैं। इसमें सबसे बड़ा फैक्टर पॉजिटिविटी है। ये पॉजिटिविटी का एक्सपीरियंस हमारे मन की ब्रॉडनिंग करता है, हमारे वर्चूज को मजबूत करता है, हमारे अंदर फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल, सोशल रिसोर्सेज को बढ़ाता है। जब हमारे अंदर पॉजिटिविटी होती है, हमारे अंदर पॉजिटिव इमोशन बढ़ता है, तब ये सब में वृद्धि होती है। उसके माध्यम से हमारे
ये पॉजिटिविटी हमारी नेगेटिविटी को के ऊपर उसका अनडू इफेक्ट होता है। जो स्ट्रेस और नेगेटिव इमोशंस क्रिएट हुए होते हैं उनके प्रभाव को अनडू करता है। एक ने डू किया, किसने किया? नेगेटिव इमोशंस ने। नेगेटिविटी ने हमारे अंदर दर्द पीड़ा लाया और पॉजिटिविटी ने इस दर्द और पीड़ा को निरस्त किया, उसको कैंसिल आउट कर दिया। तो इस प्रकार से ये फीलिंग आती है। सो अब हम लोग accomplishment पर आए। A for accomplishment or achievement. We do something. ये कुछ पॉजिटिव इमोशंस में जब हम लोग प्राइड की बात कर रहे थे, कुछ हद तक उससे ओवरलैप भी होता हुआ है, बट नॉट इन द फॉर्म हम कुछ accomplish कर रहे हो, हम कुछ अचीव कर रहे हो। अब देखिए, जब कुछ हम accomplish करेंगे, कुछ कार्य संपादित करेंगे, कुछ अचीव करेंगे, तो हम अपने वर्चूज को, अपने स्ट्रेंथ को इंगेज करेंगे। और जब हम उसे इंगेज करेंगे तो हमारे वर्चूज का, हमारे स्ट्रेंथ की भी और वृद्धि होगी। और इस प्रकार से फिर ये सब मिल करके पॉजिटिविटी, एंगेजमेंट, रिलेशनशिप, पॉजिटिव रिलेशनशिप, मीनिंग एंड अचीव अकम्प्लिशमेंट, ये सब मिल करके हमारी लाइफ को फ्लरिश करता है। हमारी वेलबींग इसके माध्यम से बनती है, वेलबींग हमारी इंप्रूव होती है। अब एक फिगर के फॉर्म में एक छोटे से प्लांट को एक फ्लावर पॉट में मैंने दिखाने की कोशिश किया है विद माय पुअर एबिलिटी ऑफ ड्राइंग मेरी पॉजिटिव वो वर्चू नहीं है, वो मेरी सिग्नेचर स्ट्रेंथ करता ही नहीं है, बट आई जस्ट वांटेड टू डिस्प्ले। तो अब एक पॉट है, इस पॉट में पॉजिटिविटी हमारा किस चीज का पॉट है? पॉट ऑफ वेलबींग। हमारी वेलबींग, एक जमीन, फर्टाइल लैंड तैयार होगी, एक धरातल तैयार होगा जिसमें पॉजिटिविटी कंट्रीब्यूट कर रही है, जिसमें एंगेजमेंट कंट्रीब्यूट कर रहा है, जिसमें पॉजिटिव रिलेशनशिप कंट्रीब्यूट कर रहा है, जिसमें मीनिंगफुलनेस ऑफ लाइफ कंट्रीब्यूट कर रहा है, और अकम्प्लिशमेंट हमारी वेलबींग में कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो ये सब जब इकट्ठा होता है, ये कोर एलिमेंट्स हैं जिससे कि हमारी वेलबींग होती है और हमारी लाइफ फ्लरिश करती है। फ्लरिश आप सभी अंग्रेजी वर्ड से भी समझते हैं, लेकिन मैं उसको हिंदी में समझाने की जब कोशिश कर रहा हूँ तो मैं कह रहा हूँ पुष्पित और पल्लवित होना, एक पौधे का हरा भरा होना। तो हमारी जिंदगी हरियाली से भर जाए, वो उसमें फूल आए, उसमें फल आए, फल आएंगे, फूल आएगा, औरों को भी आनंद मिलेगा। केवल हमें तो आनंद इस बात का मिलेगा ही कि मैं फल दे रहा हूँ, मैं ऑक्सीजन दे रहा हूँ, तो मुझे तो ये आनंद आएगा ही कि मेरी लाइफ की एक मीनिंगफुलनेस है, और मैं उस मीनिंगफुलनेस के साथ इस सोसाइटी में, इस नेचर में, इस सृष्टि में, इस ह्यूमैनिटी में, पूरी मानव समाज में मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, ये बात तो रहेगी। प्लस कुछ फलता फूलता देखकर दूसरों को भी आनंद आएगा, उनके जीवन में भी योगदान होगा, और मुझे भी ये एक्सपीरियंस होगा कि मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। तो इससे थोड़ा और उत्साह वर्धन होता है, थोड़ा और मोटिवेशन मिलता है, प्रेरणा मिलती है इस रास्ते पर चलने के लिए। जब यह सब हो रहा होता है तो अगेन अगर हमारी लाइफ में ये वेलबींग है, ये फ्लो है, तो न केवल हम मेंटली हेल्दी होंगे, हम फिजिकली हेल्दी होंगे, सोशली हेल्दी होंगे। फिजिकली हेल्दी, हमारे अंदर एक प्रकार की पूरी ऊर्जा आएगी, और इतना ही नहीं होगा, जो लेबोरेटरी रिसर्चेस, लंबे समय तक किए गए रिसर्चेस से जानकारी मिलती है, ये तमाम तरह की गंभीर बीमारियों से निपटने में हमारे लिए सहायक होता है। स्टडीज ये शो कर रही हैं, कल भी थोड़ी उसकी बात हम लोगों ने किया था, कि जिन लोगों के अंदर पॉजिटिविटी ज्यादा है वो गंभीर बीमारियों से ज्यादा आसानी से निपट लेते हैं, वो उससे बाहर
ज्यादा आसानी, वही दवाएं दो लोगों को दी जाती है, एक बीमारी से बाहर आ जाता है, दूसरा नहीं आ पाता है। और आमतौर पर हम कहते हैं अरे जरा पॉजिटिव सोचो। पॉजिटिव सोचो नहीं, पॉजिटिव सोचना ये एक छोटा पार्ट है, पॉजिटिविटी को एक्सपीरियंस करो। जब आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी का एक्सपीरियंस होता है, जो मिला है वो उसको हम ग्रैस्प करें, उसको जब उसका रसास्वादन करते हैं, उसको थामते हैं, उसको पकड़ करके रखते हैं कि ये अकम्प्लिशमेंट है, ये मीनिंग है, ये मेरा पॉजिटिव एक्सपीरियंस है। आई एक्सपीरियंस gratitude to the God, to the Creator, to the nature, to the people, all those who have contributed to my life. उन सब की प्रति कृतज्ञता, वो कृतज्ञता का भाव, ये बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्टर। ये कृतज्ञता लोगों के प्रति थैंक यू कहने का मैटर नहीं है, ये अपने आप के दिल में महसूस करने का है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्टर निकल करके आया है हमारी वेलबींग के लिए। जब हम कृतज्ञता का भाव अनुभव करते हैं दिल से, नॉट ओनली इन माइंड, मुंह से कहने की बात नहीं, दिल से अनुभव करने की बात है। तो जब वहां पर ये अनुभव मिलता है तब हमें पॉजिटिव फीलिंग मिलती है जो हमें वेलबींग की ओर ले जाती है और हम बीमारियों से लड़ पाते हैं। हमारी बीमारियों के लिए इम्यूनिटी, और बीमारियां केवल शारीरिक बीमारियां नहीं, हमारे जीवन में तो बहुत सारी चुनौतियां आती हैं। तो जिन लोगों में पॉजिटिविटी का रिजर्व स्टॉक है, आप सब बैंक में पैसे किस लिए रखते हो? इसलिए रखते हैं कि जब किसी समय अभाव होगा या बड़ी जरूरत पड़ेगी तब उसका इस्तेमाल करेंगे। वो एक रिजर्व रिसोर्स है। काम करते समय भी या एक मैराथन दौड़ में शामिल होने वाला आदमी भी क्या करता है? शुरू में धीरे धीरे दौड़ता है, वो अपनी एनर्जी को अभी बचा के रखता है, अगले या अंतिम दौर में आते समय उस समय फुल एनर्जी वो लगाता है, तो रिजर्व फोर्स में से ड्रॉ करता है। जिस समय हमारे सामने संकट आता है, कोई हमारे ऊपर अटैक कर रहा होता है, तो हमें पूरी ताकत से उसको लड़ करके पराजित करना है या पूरी ताकत से उसके चंगुल से भागना है। दोनों के लिए हमें फुल एनर्जी चाहिए। तो हमारी बॉडी वहां पर हमारी फुल एनर्जी निकाल करके ले आती है, एड्रेनलिन का फ्लो बढ़ जाता है और हम उस स्थिति से बाहर निकलते हैं। लाइक दैट पॉजिटिविटी हमारे अंदर एक रिसोर्स का काम करता है, एक रिजर्व स्टॉक का काम करता है, जो उस समय मैदान में आता है हमारी सहायता करने के लिए जब निगेटिव पीरियड हो, जब कोई लो पीरियड आ गया हो, जॉब छूट गई हो, घर में कोई गंभीर बीमारी से जूझ रहा है, या ऐसे ही बहुत प्रकार के जो जीवन के गंभीरतम संकट होते हैं। तो उस संकट से जिन लोगों के अंदर पॉजिटिविटी ज्यादा है वो आसानी से उससे लड़ करके बाहर निकल आते हैं। जिनके अंदर पॉजिटिविटी का स्टॉक कम है वो वहां पर सरेंडर कर देते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, बीमार हो जाते हैं। तो इसलिए ये चीजें, तो हमारी लाइफ फ्लरिश हो रही हो। हम लोगों के अंदर कुल मिलाकर के ऐसे तो डिक्शनरी में खोजा जाए तो उसमें तो 30,000 वर्ड करीब ऐसे आते हैं जो हमारे तमाम गुणों विशेषताओं का वर्णन करते हैं, लेकिन वो सब कुछ सिनोनिम्स हैं, कुछ एक दूसरे के अंदर के पार्ट हैं, उसी के अंदर समाहित है। तो लगभग 24 कैरेक्टरिस्टिक की बात हो सकती है, जैसे साहस। अब आपको डील करना है किसी एक ऐसे आदमी से जो बहुत ही खतरनाक है। अब आप कहते नहीं नहीं भाई मैं तो नहीं बात करूंगी, आप उससे निपटिए, मेरे बस का नहीं है। यानी कि वहां पर एक सिचुएशन को फेस करने की जो चैलेंज है उसके स्ट्रेंथ वर्चू आप महसूस करते हैं कि आप में नहीं है। तो किसी का वर्चू, किसी का स्ट्रेंथ, उसका साहस हो सकता है, करेज हो सकता है, या इसी प्रकार से किसी में सोशल इंटेलिजेंस, समाज में लोगों में डील करने का। बहुत सारे लोग हैं जो सोशली इंटेलिजेंट है, वो आप टेक्निकल प्रॉब्लम दे देंगे, साइंस की प्रॉब्लम दे देंगे, मैथ की प्रॉब्लम दे देंगे,
एक जनरल इंटेलिजेंस या न्यूमेरिकल इंटेलिजेंस उनमें कम है, उसके बजाय उनमें सोशल इंटेलिजेंस ज्यादा है, सोशल कंडीशंस में लोगों से डील करना। हमारे आपके बीच में तमाम लोग जो बहुत अच्छे अच्छे रिसर्चेस करते रहते हैं, बड़े ऊंचे साइंटिस्ट हैं, शायद उनमें सोशल इंटेलिजेंस कम हो, वो सोसाइटी में वो ठीक प्रकार से एडजस्ट न कर सके, सोसाइटी के तमाम पक्षों के साथ वो ठीक प्रकार से डील न कर पाए। ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे साइंटिस्ट में नहीं होता, किसी में एक तरह की बात होती, किसी में दूसरे तरह की बात होती है। हम लोगों में से कुछ लोगों में काइंडनेस और कंपैशन, यही वो करुणा का भाव ही वो एक गुण की तरह से उनके अंदर इतना भरा पड़ा है कि वो लगातार इस काम को करते रहते हैं। ठीक है, किसी में ह्यूमर है, तो ये सिग्नेचर स्ट्रेंथ है। हम सब लोगों को अपने अपने सिग्नेचर स्ट्रेंथ पहचानने की कोशिश करनी चाहिए, और जो सिग्नेचर स्ट्रेंथ का हमारा दायरा है उस एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करके उस फील्ड से, उस स्ट्रेंथ से जुड़ी हुई पॉजिटिविटी एक्सपीरियंस करने का प्रयास करना चाहिए। ये 5 फैक्टर्स तो हम लोगों ने लिया कि ये हमारे वेलबींग के कोर फैक्टर्स हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल यही है। ये 5 बेसिक हैं, ये कोर फैक्टर्स हैं मार्टिन सेलिग्मैन को जो अपने अध्ययनों से समझ में आता है, रिसर्च से समझ में आता है। लेकिन इसके अलावा कुछ और भी बातें हैं, कुछ और भी फैक्टर्स हैं। उसमें एक रेसिलियंस है, मतलब हम उसको एक एग्जांपल से समझाएं तो जैसे खेल के मैदान में या कुश्ती लड़ते समय खिलाड़ियों को आपने नहीं देखा होगा कि एक बार वो हार जाए तो कहें कि हम मैदान से बाहर। वो एक मैच हारते हैं, एक गेम हारते हैं, एक राउंड हारते हैं और अगले राउंड में उठ खड़े हो जाते हैं। कितनी बार आप देखें कि बैडमिंटन के मैदान में, टेनिस के मैदान में एक गेम हार जाने के बाद अगले 2 गेम लगातार बहुत आसानी से कोई जीतता है। तो ये उनका फिर से पलट करके वार करने की सिचुएशन है। तो हमें लाइफ में चैलेंज आएगा, हम गिरेंगे। कोविड के पीरियड में बहुत सारे लोग बहुत सारी प्रॉब्लम को एक्सपीरियंस किए हैं। नाउ वी नीड टू कम आउट ऑफ दैट। और उस पीरियड में भी जब बहुत सारे लोग घरों के अंदर छिपे हुए थे, डॉक्टर्स को जाने दें, वो तो अपना एक कमिटमेंट है ट्रीटमेंट के लिए, वो तो कर ही रहे थे। आपने सैकड़ों हजारों लोगों के वो भी एग्जाम्पल सुने होंगे कि उनके लंगर 24 घंटे चल रहे थे, कहीं लखनऊ में, कहीं गुरुद्वारा रकाबगंज दिल्ली में, जहां जिसको कहीं नहीं भोजन मिल रहा क्योंकि काम करने वालों के काम बंद हो चुके हैं, उनकी आमदनी बंद हो चुकी है। लोग तो ऐसे भी थे, बिजनेसमैन दिल्ली आए हुए थे, अब अचानक लॉकडाउन लग गया, न बैंक खुला है, न उनके जेब में पैसा है, सड़क पर सोने को मजबूर है और खाने को कुछ नहीं है। ऐसे लोगों ने भी 20-20, 25-25 दिन इन गुरुद्वारों की शरण में भोजन पाया है। तो ये कुछ लोग हैं, उस सिचुएशन में वो भी भाग खड़े हो सकते थे, लेकिन कुछ लोग हैं, whatever may happen, I am right now going to fight it out। जो भी दशा है इसमें मैं लड़ूंगा और अपने मीनिंग को पाऊंगा। देखिए कि वो भोजन नहीं कर रहे थे, उनमें लविंग काइंडनेस थी, अपने लाइफ की एक मीनिंग को भी सर्च कर रहे थे। आपने सोनू सूद का एग्जाम्पल सुना होगा कि वो उस पीरियड में कितने हजार लोगों को उनको घरों तक पहुंचाने के लिए, जो ट्रेन से नहीं जा सके, उनके लिए स्पेशल बसें मैनेज करके, किसी के लिए एयर फ्लाइट मैनेज करके उनको घरों तक भेजने की कोशिश किया। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने अंदर की उस शक्ति का प्रदर्शन किया, जिस शक्ति से का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हम नीचे आ चुके होते हैं, जब हम लो फील कर रहे होते हैं। तो जिनमें रेसिलियंस ज्यादा होता है
वो नो फीलिंग वाली कंडीशन में अचानक अपनी सारी अंदर की ये ताकत, और ये हमारी एक स्ट्रेंथ है जो सब में नहीं पाई जाती, लेकिन इस स्ट्रेंथ को हम बढ़ा सकते हैं। हम सब धीरे धीरे अभ्यास करके रेसिलिएंट हो सकते हैं। तो रेसिलियंस हमारी एक वेलबींग का कोर फैक्टर इस परमा की तरफ से ना हो, लेकिन मार्टिन सेलिग्मैन भी मानते हैं कि ये भी सब्सिडियरी फैक्टर्स हैं जो कि हमें फ्लरिश करने में, जो कि हमारी वेलबींग में मददगार होते हैं। ऑप्टिमिस्ट, आशावादी रहना, होप की बात हम लोगों ने किया है कि होपफुलनेस की कंडीशन में हम होप जब पैदा होती है तो हमें पॉजिटिव एक्सपीरियंस देती है, लेकिन आशावादी होना यह भी हमारी एक विशेषता है। होप का एक्सपीरियंस एक पॉजिटिव इमोशन है, लेकिन आशावादिता, ऑप्टिमिज्म, ये हमारी एक विशेषता है। ये कि उसी भाव से देखने का कि जो संकट है वो प्रेजेंट है, और प्रेजेंट कभी भी फ्यूचर नहीं होता, वो पास्ट होता है। वो इस दृष्टि से देखते हैं कि ये जो संकट आया है वो चला जाएगा। मुझे हिंदी गाने तो ठीक से नहीं याद होते हैं, एक लाइन कहीं आती है, ये बादल छट जाएंगे मितवा। तो ये भाव लोगों में होते हैं, उस भाव को अनुभव करने की बात है। ये जो बदली है, ये जो संकट है, ये आया है, ये प्रेजेंट है, चला जाएगा। थोड़े दिनों के बाद हम फिर भूल जाएंगे कि इतना भी मुश्किल समय आया था क्या। तो अगर हम आशावादी अपने ही अनुभवों से बने रहें कि बहुत बार संकट आए हैं और उस संकट से हम बाहर आए हैं, व्हाई नॉट दिस टाइम। और आशावादी रहेंगे तो जो प्रोजेक्ट का संकट है, उस संकट का हम सामना कर पाएंगे, उसका उत्तर दे पाएंगे। अगर हम निराशावादी होंगे तो हम बैठ जाएंगे, हताश होकर वहीं पर बैठ जाएंगे, हम कुछ एक्ट नहीं करेंगे, अपने प्रतिकूल दशा के प्रति प्रतिक्रिया नहीं करेंगे, जो एडवर्स कंडीशन है उस पर रिएक्ट नहीं करेंगे, रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, तो एडवर्सिटी तो मजबूत होता जाएगा। अगर हम अपने दुश्मन से लड़ेंगे नहीं तो दुश्मन मजबूत होता जाएगा। तो इसलिए अब जो निराशावाद है वो हमारा दुश्मन है, उस दुश्मन को अपने अंदर की आशावादिता के माध्यम से हराना है। हमारे अंदर सेल्फ एस्टीम भी चाहिए। जो मिला है, जो रोजाना और जुड़ता है, उससे अपना आत्म उत्साह बनाए रखने की जरूरत होती है। उत्साह ही हमें और लगातार आगे बढ़ने और ऊंचा उठने के लिए प्रेरित करता है। किसी और कंटेक्स्ट में आप लोगों से मैस्लो की थियरी की बात किया था। तो सेल्फ एस्टीम, जहां की जो कुछ हमें मिल रहा होता, जो कुछ मिला हुआ है उसका हम आनंद ले रहे होते हैं, तो जब हमें हमारे अंदर उत्साह होता है तब हम मीनिंगफुलनेस को एक्सप्लोर कर पाते हैं, तब हम लाइफ में एंगेजमेंट कर पाते हैं, तब हम ऐसे कामों को करते हैं जहां काम करने में काम करने का आनंद होता है, वो किसी और पर्पज को पूरा करने का साधन नहीं होता है। जब आपने अपने क्लासेस में पढ़ाई किया तो पढ़ाई इसलिए किया क्योंकि एग्जाम देना था, एग्जाम इसलिए देना था क्योंकि मार्कशीट चाहिए थी, मार्कशीट और डिग्री इसलिए चाहिए थी क्योंकि जॉब चाहिए था, जॉब इसलिए चाहिए था क्योंकि पैसा चाहिए था, पैसा इसलिए चाहिए था क्योंकि बाजार में हम जा सके और पसंद की चीजें खरीद सके। इसमें से कोई भी काम अपने आप में एंड नहीं है। लेकिन आज जब आप कोई कविता लिखते हो, आप जब कोई नॉवेल पढ़ते हैं, स्टोरी पढ़ते हैं, तो किस लिए पढ़ते हैं? उस पर कोई क्वेश्चन आपसे पूछने वाला नहीं है। आप पढ़ते इसलिए हैं क्योंकि जब आप ये पढ़ रहे होते हैं तो इससे आपको आनंद की प्राप्ति होती है। तो नॉवेल की वो रीडिंग, स्टोरी की रीडिंग, किसी एक बुक की रीडिंग, मैंने अगर ये पॉजिटिव साइकोलॉजी की कुछ किताबों का अपने रिटायरमेंट के 5 साल बाद पढ़ने का काम किया, तो इसलिए नहीं कि मुझे अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, वो पढ़ना शुरू किया। ठीक है
कि अब वो पढ़ने के बाद मन में ये भाव आ जाए कि क्यों ना मैं इस फील्ड में एक टेक्स्ट बुक लिखूं, हिंदी भाषी विद्यार्थियों के लिए भी कुछ मदद हो जाए। लेकिन और अगर वो करूं तो उसमें भी पैसा मिलना इंपॉर्टेंट नहीं, एक काम हो जाए उसका ये हो गया, ये कंट्रीब्यूशन हो गया, यह योगदान हो गया। तो सेल्फ स्टीम भी एक योगदान करता है। फॉरगिवनेस, कल हम लोगों ने बात किया था कि कुछ बातों को लेकर के हम वहीं पर अटके रहते हैं, वो हमारे अंदर एक लैंड माइन जैसा बन जाता है नेगेटिविटी का। उसको हमें, अब देखो तमाम जगह किसी पर गुस्सा आया हुआ है और वो गुस्सा ऐसा कि लंबे समय तक खींच रहा है, और गुस्सा शायद आपको आ गया उस आदमी पर जो आपका सबसे प्यारा दोस्त है, और अब आप बुरा फील कर रहे हो, तो उससे तो खटक गई, ये तो आज अच्छा नहीं लग रहा है। फॉरगिव, उपचार यही है फॉरगिव। तो फॉरगिवनेस करके, और हमारी भारतीय संस्कृति में तो ये सबसे ज्यादा अच्छी बात मानी जाती है कि लोगों को माफ करो। फॉरगिव, फॉरगिवनेस ये हमारी कमजोरी नहीं है, ये महात्मा गांधी के सत्य और अहिंसा में से ये हमारी स्ट्रेंथ है जो हमें मजबूती देती है। ये हम उसको नुकसान पहुंचाने के हाल में हैं, फिर भी हम नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हम उसको मारने के हाल में हैं, लेकिन नहीं मारेंगे, हम उसे फॉरगिव करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगर हम फॉरगिव नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हम वहीं पर स्टक इन पोजीशन में हो जाएंगे, स्टक डाउन पोजीशन हो जाएंगे, वहीं हमारा दिल, हमारी आत्मा वहीं चिपकी रहेगी, तो आप आगे की ओर नहीं बढ़ पाएंगे। और अगर एक बिंदु पर हम चिपक जाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो जीवन में कैसे प्रवाह आएगा, कैसे हम फ्लरिश करेंगे। एंड देन हमारे जीवन में ये फॉरगिवनेस, कंपैशन, लविंग काइंडनेस, ये एक श्रेणी में कर लें, थोड़ा हमारे जीवन में संतुष्टि चाहिए। संतोष नहीं, संतुष्टि। जो मिला है उसमें संतुष्ट होने की भी एक प्रवृत्ति चाहिए। जो जितना मिल जाता है, अगर हम लगातार उसमें असंतोष की दशा बनाए रखेंगे तो वही बात होगी कि हम बढ़ते चले जाएंगे, हमारी परचेजिंग पावर बढ़ती चली जाएगी, लेकिन हमारे अंदर लाइफ का सेटिस्फैक्शन नहीं बढ़ेगा। पिछले तमाम सालों से दुनिया भर के तमाम देशों में के लिए लाइफ सेटिस्फैक्शन का इंडेक्स और उनकी परचेजिंग पावर का इंडेक्स कुछ संस्थाएं तैयार करती हैं। उसमें अमेरिका से चूंकि ये बातें शुरू होती, उसको बेसलाइन बना लेते हैं, तो उनकी जो परचेजिंग पावर है उसको 100 पॉइंट मान लिया। ये आज से 20-25 साल पहले की कभी की वो बात है, जब अमेरिकन्स की परचेजिंग पावर 100 थी, तो हम इंडियंस की परचेजिंग पावर जस्ट 5। हम लोगों की इस देश में औसतन कुछ खरीद पाने की बाजार में से क्षमता औसत अमेरिकियों की तुलना में 20 गुना कम। ये बहुत पुरानी बात है, 20-25 साल पहले। अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट को चिंता ये हुई कि ये क्या हो रहा है कि पिछले 30 सालों में, 50 सालों में हमारी परचेजिंग पावर दोगुनी हो गई, लेकिन लाइफ सेटिस्फैक्शन नहीं बढ़ा। जब मैं उस टेबल को देख रहा हूं तो उसमें इंडिया से कम लाइफ सेटिस्फैक्शन जापान में है, और इंडिया के एवरेज लाइफ सेटिस्फैक्शन में और अमेरिकन के लाइफ सेटिस्फैक्शन में बहुत बड़ा गैप नहीं है, बहुत बड़ा अंतर नहीं है। जहां यहाँ 20 गुने का अंतर है, वहां 1.5 गुने 2 गुने का भी मामला नहीं है, मामूली से अंतर है। ऐसा इसलिए है क्योंकि
हमारी भारतीय संस्कृति, यहाँ की मिट्टी, इसकी संस्कृति की जो आबो हवा है, हम थोड़े में संतुष्ट हो जाते हैं। एक ऑब्जेक्टिव पैरामीटर भी होता है इन सबको मापने का बाहर से, कि हमारे पास बिजली का कंजम्पशन कितना है, हमारे पास खाने का कंजम्पशन कितना है, कितनी कैलोरी मिलती है, ये सब ऑब्जेक्टिव असेसमेंट है। लेकिन हमारे पास सब होने के बावजूद भी एक उसका जो सब्जेक्टिव पार्ट है, हमारे एक्सपीरियंस में हमें संतुष्टि का अनुभव नहीं हो रहा हो सकता है। तो संतुष्टि भी इम्पॉर्टेंट है। तो फिर से 2 मिनट केवल ये रिवाइज करो कि आप सब अपने अपने कैरेक्टर स्ट्रेंथ को, अपने अपने सिग्नेचर स्ट्रेंथ को पहचानिए। उस सिग्नेचर स्ट्रेंथ के साथ पॉजिटिव इमोशंस को कल्टीवेट करिए। आप अपनी लाइफ में मीनिंगफुलनेस के लिए उन वर्चूज का, उन स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करिए। धीरे धीरे अपनी रेसिलियंस की स्ट्रेंथ को बढ़ाइए। अपने अंदर ये ऑप्टिमिज्म सीखी जा सकती है। मार्टिन सेलिगमैन की एक बुक ही है, उनकी थियरी है लर्न्ड ऑप्टिमिज्म। पहले आज से 50 साल पहले वो लर्न्ड हेल्पलेसनेस पर बात कर रहे थे। मैं स्टूडेंट नहीं रह गया था तब उनका ये रिसर्च आया था, लर्न्ड हेल्पलेसनेस। हाल के वर्षों में लर्न्ड ऑप्टिमिज्म। तो यानी कि हम आशावादिता सीख सकते हैं, अपने रिहर्सल से अपने को आशावादी बना सकते हैं। अपने जो अनुभव है उनकी कॉग्निटिव एनालिसिस करके, जरूरत पड़ने पर मित्रों की, काउंसलर्स की सहायता लेकर के, कि जो आपका निराशावादिता है या आशावादिता की जो कमी है, ये अनफाउंडेड है, ये इसका कोई औचित्यपूर्ण आधार नहीं है। झूठे ही तुम निराश बने हुए हो। ये नहीं कि हमारे जीवन में सारी संकट झूठे होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग बहुत सारी कठिन परिस्थितियों में बाहर आते हैं। वहां से मुझे भी ये मिलता है, आशावादी होने का कारण मिलता है कि हम आशावादी रहे। हमें ये कारण मिलता है कि हम रेसिलिएंट हों। हमें ये कारण मिलता है कि हम करुणा करें। हम प्यार अगर प्रकृति से, सृष्टि की रचनाओं से, लोगों से प्यार करने लगेंगे, वनस्पतियों से, प्राणियों से, लोगों से, सबसे यदि प्यार करेंगे तो उनके लिए करुणा का भाव होगा और उनके लिए वो एक सच्ची दया की भावना होगी, जिसमें कि हम खुशी का अनुभव करेंगे। हम उनको दुख दे सकते हैं, उनको समाप्त कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो मजबूरी में हम नहीं उनको छोड़ रहे हैं। हम इसलिए नहीं छोड़ रहे हैं क्योंकि वो माफी मांग रहा है। हम इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि आई एम इन पोजिशन टू फॉरगिव, आई वांट टू फॉरगिव, आई हैव ए हार्ट ऑफ काइंडनेस। वो गाली दे दिया, गाली मेरे साथ चिपकने वाली चीज नहीं है, तो दया किया। किस बात की दया? उसके पास समझ नहीं है। उसे नहीं पता है कि मैं भी गाली दे सकता हूँ, लेकिन उसे नहीं पता है कि मैं इतना मजबूत हूँ कि मैं गाली नहीं दूंगा, क्योंकि मेरा दिल इतना मजबूत है कि उसको ये गालियाँ चोट नहीं पहुँचाती है। तो इस तरीके से हम सब धीरे धीरे अभ्यास करें। इन सब में मेडिटेशन बहुत ही ज़्यादा सहायक फैक्टर पाया गया है। पॉजिटिविटीज की स्टडी में आप ग्रेटिट्यूड जर्नल की बात किया था कि रोजाना ही कृतज्ञता का अनुभव करें। ये सब एक्सरसाइजेस करें। आप सब लोगों के पास ये रिकॉर्डिंग, ये वीडियोस हैं, उनको बार बार देख करके अपना रिवीजन कीजिए और जब जरूरत होगी हम सब फिर बैठेंगे और अपने आप को रिफ्रेश करेंगे। हम सभी यात्रा आरंभ करें, अपने जीवन को वर्तमानता की ओर ले चलें, अपने जीवन को पुष्पित पल्लवित फलित होने की दिशा में ले चलें। हम वो हरे भरे पेड़ बने जिसकी जड़ों में ओपन माइंड और ओपन हार्ट है, उसका तरीका है, जिसकी जड़ों में ये हम परमा से और बाकी जो फैक्टर्स बताए गए इन सब से वो खाद पानी डाल रहे हैं, जिसमें कि हमारे जीवन रूपी पौधा
इस प्रकार से बढ़ रहा है, जो आत्मिक प्रसन्नता, आनंद का अनुभव कर रहा है, जो आगे बढ़ रहा है।